नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वैसे 13 जनवरी का करंट अफेयर्स मैं कल बना चुका हूं, बट एडिटोरियल एनालिसिस छूट गया था और मैंने आपको आज की एडिटोरियल वीडियो में भी बताया था कि मैं 13 जनवरी का एडिटोरियल एनालिसिस ले आऊंगा। तो ये 13 जनवरी का एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियो है। करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, आपको कल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। एडिटोरियल्स में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, तो एंटरिंग अ ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी, इंटरनेशनल ऑर्डर में प्रेजेंट हैपनिंग की वजह से क्या अनसर्टेनिटी आई है, इसको लेके एक आर्टिकल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर भाई पेरू इन पेरिल, क्या पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है साउथ अमेरिकन कंट्री में। वैसे इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन उसका क्या रेजोल्यूशन हो सकता है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे फैल गई, इसकी एक बेसिक सी जानकारी है, इसको देखेंगे। पेरू की पॉलिटिकल क्राइसिस से रिलेटेड मैं पिछले कई करंट अफेयर्स में एडिटोरियल्स में आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं, तो अगर आप डेली की बेसिस पे मेरी वीडियोस देखते हैं करंट वाली, तो आपको आइडिया होगा। उसके आगे कैपिटल स्टेलमेंट, दिल्ली में क्या चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर का लफड़ा है, एमसीडी इलेक्शन का क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और साइंस जर्नलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल है। अब देखिए, साइंस जर्नलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसमें ऑथर ओवरऑल अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है कि कैसे आज की डेट में साइंस जर्नलिज्म बहुत मुश्किल हो गया है। आज की डेट मास मीडिया का जमाना है, बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन आती है जाती है। एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पर्टिकुलर किसी साइंटिफिक न्यूज का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कर पाए। आज की डेट में तेजी की दुनिया में जो बहुत सारे डॉक्टोरल स्कॉलर्स हैं, वो क्या करते हैं कि क्वांटिटी पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्वालिटी पे कम। मतलब वो कम समय में ज्यादा जर्नल्स छापना चाहेंगे तो जर्नल्स की क्वालिटी गिरती है। उसके चलते जो साइंटिफिक रिपोर्टिंग होती है जर्नलिज्म की, साइंटिफिक जर्नलिज्म, उसकी क्वालिटी भी गिर रही है। तो एक साइंस जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जर्नलिज्म करने से पहले ओवरऑल बहुत सारे फैक्टर्स को पेरियूज करे। तो इस प्रकार के व्यू पॉइंट्स हैं, उतना काम का ये आर्टिकल लगा नहीं, इसलिए मैं अलग से डिस्कस कर नहीं रहा। तो सीधे आ जाते हैं अपने पहले एडिटोरियल के आर्टिकल के पे, और वो है एंटरिंग अ ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, ये डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको रेगुलरली सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं, किसी ना किसी फॉर्म में करंट अफेयर्स के लिए आप एनालिटिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। वैसे तो जो वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं कवर करता हूं, बट मैं न्यूज को एनालिसिस के साथ पढ़ाता हूं। मैं सीधे सीधे उस न्यूज को आपको पढ़ नहीं देता हूं। तो वो एक फैक्टर मैं अपनी वीडियोस में अलाइव रखना चाहता हूं, ताकि ओवरऑल जो एनालिटिकल क्राउड है वो मेरे साथ एसोसिएट कर सके। और करंट अफेयर्स एनालिटिकल वन लाइनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता ही है, बट ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के लोग प्रिपरेशन को अलग अलग तरीके से पेरूज करते हैं, अप्रोच करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना, यूट्यूब के एल्गोरिथम में इस पर्टिकुलर वीडियो को प्रमोट करने के लिए। पहली न्यूज, एंटरिंग अ ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, जियोपॉलिटिक्स को एस्टिमेट कर पाना, प्रेडिक्ट कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। और 2022 की शुरुआत से जो हुआ, और मैं बोलूंगा 2020-21 की शुरुआत से भी जो हो रहा है, वो काफी हद तक अनप्रेडिक्टेबल है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो रशिया यूक्रेन वॉर 2022 फरवरी से शुरू हुआ। क्या इसको एस्टिमेट किया जा सकता था? तो कुछ सेंस में एक्सपर्ट्स का बोलना है कि जी हां, इसको एस्टिमेट किया जा सकता था, क्योंकि मिड 2021 में रशिया ने एक मेजर बिल्डअप यूक्रेन के ईस्टर्न इलाकों में करना शुरू कर दिया था। और दिसंबर 2021 में रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने सिक्योरिटी गारंटी मांगी थी यूएस से और नाटो कंट्रीज की दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। उन्होंने ये रिटन गारंटीज मांगी थी कि यूएस और नाटो किसी भी फॉर्म में ओवरऑल ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेगा, यूक्रेन में नहीं घुसेगा। इस प्रकार के कुछ एश्योरेंसेस रशिया ने मांगे, लेकिन ये एश्योरेंसेस उनको मिले नहीं, तो रशिया ने अटैक कर दिया। लेकिन एक और बात है, रशिया को भी ये आइडिया नहीं था कि किस हद तक फियर्स फॉर्म में यूक्रेनियन नेशनलिज्म उनको देखने को मिलेगा और किस हद तक यूक्रेन के पीछे वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो और यूएस खड़े होंगे। ऑब्वियसली बात है, यूएस और नाटो ने मैन पावर के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे यूक्रेन की मदद नहीं की है, लेकिन इस हद तक मिलिट्री, एस्पियोनाज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए हैं यूएस ने यूक्रेन को, कि यूक्रेन इस समय पे खड़ा है रशिया के सामने लड़ाई में। कहीं ना कहीं इसमें यूक्रेन की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन के नागरिक, यूक्रेन के सोल्जर्स पूरा दिल लगा के अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने ऑनर के लिए लड़ रहे हैं, बट बैक एंड से सपोर्ट तो मिल ही रहा है ना। अब इस क्राइसिस को अगर आप बैक टू वर्ल्ड वॉर 1 से कंपेयर करो, ठीक है ना, 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चला था, लेकिन 1916 के समय पे बहुत सारे रिस्क एस्केलेशन के पॉइंट्स थे, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। अभी के लिए हॉरिजॉन्टली ये है कि कितने डोमेन्स में वो जंग लड़ी जाएगी, कहां कहां पे वो जंग जा सकती है, जैसे ईस्टर्न यूक्रेन में, नॉर्दर्न यूक्रेन में, सदर्न यूक्रेन में, तो कितने अलग अलग स्फीयर्स में जंग लड़ी जाएंगी। दूसरा, वर्टिकल हॉरिजॉन, वर्टिकल एस्केलेशन मतलब कहीं न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग ना हो जाए।
तो अभी भी वो जो चांस है एक ऑल आउट वॉर होने के, वो बने हुए हैं। इसके और भी बहुत से फॉल आउट्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी के लिए जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, जिसमें एक तरफ यूएस, यूरोप और नाटो है और दूसरी तरफ रशिया है, ये इकोनॉमिक रूम में तो तबाही मचा ही रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, रशियन बैंक्स को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से निकाल दिया गया, रशियन फॉरेन एसेट्स को यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया। लेकिन रशिया भी यहाँ पे चुप नहीं बैठ रहा, रशिया ऑयल को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ओपेक प्लस में भी रशिया की ठीक ठाक चल रही है, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और इसके चलते बाकी कंट्रीज पे इंपैक्ट आ रहा है। ये तो सिर्फ हमने ऑयल की बात की, जो फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पे अफेक्ट हुआ है, क्योंकि व्हीट के एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में आपको पता है यूक्रेन रशिया टॉप पे थे। अब इस समय पे चाइना रशिया के रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं। चाइना ने इस समय को चुना रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज को बढ़ाने के लिए। दोनों कंट्रीज बोलती हैं कि इन दोनों के बीच के रिश्ते इस समय पे बेस्ट पीरियड से निकल रहे हैं और ओवरऑल रशिया ताइवान के इशू पे आंख बंद करके चाइना को सपोर्ट करता है। और इसके चलते दुनिया भर में डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2022 में दुनिया भर की कंट्रीज ने $2 ट्रिलियन खर्च किए हैं डिफेंस पे। इनफैक्ट आप कह लो $2000 बिलियन से ज्यादा, और ये अमाउंट सब्सटेंशियली बढ़ेगा 2023 में, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी एंड फ्रांस, जो कि ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा डिफेंस पे स्पेंड नहीं करती थी, वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बड़े स्केल पे बना रही है, क्योंकि उनको लगता है रशिया से थोड़ा खतरा है। जापान डिक्लेयर कर चुका है कि वो अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस स्पेंडिंग में खर्च करेंगे, और जापान की जीडीपी आपको पता होना चाहिए नॉमिनल बेसिस पे दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बढ़ी है। तो जापान की जीडीपी का 2% काफी बड़ा हो गया। जापान को खतरा क्या है? तो जापान के हिसाब से चाइना और नॉर्थ कोरिया। तो इसके चलते दुनिया भर के और लीडर्स खर्च कर सकते हैं, और इंडिया जो कि ऑलरेडी बड़े स्केल पे 70-80 बिलियन डॉलर्स डिफेंस स्पेंडिंग में खर्च करता है, कोई बड़ी बात नहीं आने वाले 2-3 सालों में इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर साल का $100 बिलियन के ऊपर चला जाए। तो आज की डेट में इस बढ़ती इनसिक्योरिटी में जो डिफेंस बजट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पाना चाहते हैं नेशंस। अपनी सिक्योरिटी के फील्ड में हर नेशन चाहता है कि उसके पास इनफ असला बारूद रहे, इनफ डिफेंस टेक्नोलॉजी रहे कि उसके अगेंस्ट अगर कुछ ऑफेंस होता है तो वो अपने आप को संभाल सके। ठीक है भाई, तो ये सब बातें हैं। तो पास्ट में जो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की हम बात करते थे, उसको लेके आज की डेट में कंट्रियां कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई हैं। ठीक है, और ये जो यूक्रेन वॉर है, ये कहीं ना कहीं दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। अब इंडिया के फैक्टर से अगर बात की जाए तो इंडिया बहुत हद तक रशिया के मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर रिलाई करता है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में न्यू दिल्ली रशिया के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड रहा है। अब क्या है कि यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में जो रशियन वेपन्स है, वो बहुत हद तक वेस्टर्न वेपन्स के सामने उतना चल नहीं पा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने जो भी डिफेंस वेपन प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को, ऑब्वियस बात हो, उनके सामने आपने रशियन वेपन्स को रख दिया। दोनों के बीच की जो परफॉर्मेंस है वो आपने देख ली, तो इस बात को लेके हो सकता है इंडिया रशियन वेपन्स के ऊपर जो अपनी ओवर रिलायंस है उसको कम करे। यूक्रेन रशिया वॉर में जिस प्रकार से रशियन वेपन्स ने रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स के आधार पर इंडिया अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को स्ट्रीमलाइन करे, बहुत सिलेक्टेड वेपन्स रशिया से इंपोर्ट करे, इस बात के यहाँ पे चांसेस है। फिर इंडिया यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है। क्वाड ग्रुपिंग का ऑलरेडी पार्ट इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। आगे आने वाले समय में डिफेंस आर्किटेक्चर में ऑब्वियस सी बात है इंडिया चाइना के बीच में थोड़ी झड़प देखने को मिल सकती है, तो चाइना के अगेंस्ट हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। इंडिया के डिफेंस टाइज फ्रांस के साथ भी बढ़ रहे हैं। फ्रांस का स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, आगे और इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जिस प्रकार में यूरोप में एक व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है कि दे आर नॉट सेफ फ्रॉम रशिया और वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से एशियन कंट्रीज में भी ये व्यू पॉइंट निकल के आ सकता है कि चाइना जैसे बुलीज उनको कभी भी पेस्टर कर सकती है, तो वो भी अपनी स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब बातें। चाइना के लिए बात की जाए तो चाइना के लिए कोविड-19 और उससे रिलेटेड इकोनॉमिक डाउनटर्न एक बड़ा चैलेंज है। ओके, तो लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। ताइवान के रिस्पेक्ट में चाइना का क्या रिस्पांस रहेगा, क्या बेलिजेंट रिस्पांस करेगा, क्या अटैक करेगा, ये अपने आप में मुश्किल सवाल है, किसी को इसका जवाब पता नहीं है। लॉन्ग टर्म में चाइना रशिया का रिश्ता बनता है तो इंडिया रशिया के रिश्ते के ऊपर बात आ सकती है, किस हद तक बात आएगी वो पता नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे अनसेटल्ड बॉर्डर हैं। अब चाइना और इंडिया के बीच में ओवरऑल कोई फुल स्केल वॉर छिड़ेगा, इस बात के चांसेस बहुत कम है। बट रिसेंटली यांगसे में जो हुआ तवांग में,
वो फिर से हो सकता है और वो अक्सर कर होता रहेगा। पाकिस्तान के साथ ज्यादा कुछ होने के चांसेस कम है। रीजन बीइंग पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से बहुत परेशान है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो जम्मू एंड कश्मीर में घुस के कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करेंगे, बट लाइन ऑफ कंट्रोल पे ओवरऑल पाकिस्तान बहुत कुछ करेगा, इस बात के चांसेस कम है, चूंकि वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। चाइना के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा। इस्लामिक स्टेट जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रिकूपरेट कर रहे हैं। तालिबान लेड अफगानिस्तान के अंदर जगह बना रहे हैं। वो किस हद तक इंडिया के लिए चैलेंज होगा वो लॉन्ग टर्म में इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इंगेजमेंट को अफगानिस्तान में किस हद तक बरकरार करके रखता है। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जिसके बारे में दोस्तों हमने यहाँ पे बात की है। आई होप थोड़ा बहुत ठीक लगी हो आपको। व्यू पॉइंट है, मैंने आपको समझा दिया। साइंस जर्नलिज्म के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। आ जाते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल की तरफ, कैपिटल स्टेलमेट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली। तो भैया आम आदमी पार्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इलेक्शंस में जीत गई। अब इस बात को लेके आगे आने वाले समय में किस हद तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के बीच में झड़प होने वाली है, कन्फ्रंटेशन होने वाला है, ये सोचते ही बन रहा है। देखिए अब थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है यहाँ पे। ऑथर लिख रहा है यहाँ पे कि देश के बहुत से राज्य के गवर्नर बीजेपी की पॉलिटिक्स को फैला रहे हैं, लेकिन दिल्ली का मुद्दा अलग है। दिल्ली के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो जरूरत से ज्यादा ताकतवर होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दिल्ली में उस हद तक ऑटोनॉमी से काम कर पाएगी, इस बात के चांसेस बहुत कम है। अगर आप देखो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, इनका रिसेंटली अरविंद केजरीवाल से जो लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट हुआ है वो ये है कि जो 6 जनवरी को जो इलेक्शन हुए मेयर और डिप्टी मेयर और द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के, इन इलेक्शंस को प्रिसाइड करने के लिए मिस्टर विनय कुमार सक्सेना ने 10 एल्डरमैन और एक बीजेपी काउंसलर को अपॉइंट कर दिया। एल्डरमैन क्या होता है? एल्डरमैन मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक मेंबर या काउंसलर। ये एल्डरमैन नाम का शब्द ब्रिटेन से निकला। ब्रिटेन के अंदर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर को एल्डरमैन कहा जाता, तो इंडिया में भी वही बोल दिया गया। तो बेसिकली एक बीजेपी काउंसलर को यहां पे इलेक्शंस प्रिसाइड करने के लिए अपॉइंट कर दिया गया विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। लेकिन आम आदमी पार्टी ये इल्जाम लगाने लगी कि जब डेप्यूटी और डेप्यूटी मेयर और मेयर का इलेक्शन होता है उस समय पे प्रिसाइड वो करता है उन इलेक्शंस को जो सबसे सीनियर काउंसलर है, और सबसे सीनियर काउंसलर आम आदमी पार्टी का है, वो अपॉइंट करना नहीं चाहती थी बीजेपी। इसलिए विनय कुमार सक्सेना ने एक बीजेपी के जूनियर काउंसलर को यहां पे अपॉइंट कर दिया। तो इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी यहां पे इल्जाम लगा रहा है कि ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एक्ट का वायलेशन है। अभी वायलेशन है या नहीं है वो अपने आप में एक अलग लीगल बैटल है। फिर इशू ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे सीधे ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले लोगों को डायरेक्शंस देते हैं। वो राज्य की सरकार से, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार से डिस्कस करना तक जरूरी नहीं समझते। आम आदमी पार्टी लगातार ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर है, इस डिवीजन ऑफ पावर को फॉलो करने की जरूरत है। देखिए दिल्ली के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वो 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डायरेक्ट पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पे बिना दिल्ली की सरकार से बातचीत किए, बिना आम आदमी पार्टी से बातचीत किए डायरेक्शंस देते हैं ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी इसको मानती है। तो भाई लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के अलावा भी बहुत दूर दूर तक पावर फैल जाती है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो कहीं ना कहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो डिस्प्यूट है वो बहुत बड़ा है, और आम आदमी पार्टी लगातार इस डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट में खींचती है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड भी किया है कि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर फिर से डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली एक और यहाँ पे इवेंट हो गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को मिलने के लिए बुलाया, और जब अरविंद केजरीवाल जी मिलने पहुंचे तो ओवरऑल बात भी नहीं की उनसे। पहले क्या होता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में वीकली मीटिंग्स हुआ करती थी, कभी कभी वीक में 1-2 बार मीटिंग हो जाती थी, और अब तो महीनों में मीटिंग नहीं हो रही। जो मीटिंग हो भी रही है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइम नहीं दे रहे आम आदमी पार्टी। अब देखिए जो भी इस आर्टिकल को लिख रहा है वो कहीं ना कहीं प्रो आम आदमी पार्टी है और एंटी बीजेपी, ये भी मैं आपको बता दूं। बट ठीक है, ये लिख रहा है जो हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बोल रहा है कि जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस बेयरर्स हैं ये स्टेट्समैनशिप दिखाएं, विजडम दिखाएं। नेशनल कैपिटल के अंदर किसी भी हाल में गवर्नेंस नहीं इंपैक्ट होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे तो गवर्नेंस सफर करेगा, ओवरऑल लोगों के हालात सफर करेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये एक लीगल एम्बिग्युइटी पैदा कर रहा है, और उससे कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं। ये सब बातें बताई गई। और आज का आखिरी आर्टिकल, पेरू इन पेरल ऑन द पॉलिटिकल क्राइसिस इन द साउथ अमेरिकन कंट्री। तो भैया 13 सिविलियंस और 1 पुलिस ऑफिसर को मंडे को
मौत हो जाती है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में। ठीक है भाई, मंथ लॉन्ग पॉलिटिकल क्राइसिस हो चुकी है पेरू में। पेरू में नई प्रेसिडेंट बनी डीना बोलाटे। इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे पेड्रो कैस्टिलो, पेड्रो कैस्टिलो के अगेंस्ट ऑलरेडी वहां की कांग्रेस 2 बार वोट पास कर चुकी थी। तीसरी बार रेजोल्यूशन लाने वाली थी तो पेड्रो कैस्टिलो का दिमाग घूमा, पेड्रो कैस्टिलो ने ओवरऑल कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया, लेकिन वो डिसॉल्वेशन चल नहीं पाया, कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी। कांग्रेस ने इंपीच कर दिया प्रेसिडेंट कैस्टिलो को। प्रेसिडेंट कैस्टिलो निकलने की कोशिश करते थे, लेकिन जो उनका जमावड़ा था, जो उनका काफिला था, उसको पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दिया गया और पेड्रो कैस्टिलो को जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है भाई, अब उसके बाद से भयंकर बवाल, भयंकर पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गई है। कहां पे? पेरू के अंदर। मिस्टर कैस्टिलो एक फॉर्मर स्कूल टीचर है और ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे 2021 में। इनका प्रॉमिस था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे पेरू में, करप्शन से लड़ेंगे, क्रॉनिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था नहीं और पेरुवियन पॉलिटी के बारे में उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस पे ग्रिप नहीं ले पाए, अलग अलग फैक्टर्स को संभाल नहीं पाए। कांग्रेस से इनकी लड़ाई हो गई, वेल्दी क्लास के लोग इनसे नाराज होने लगे क्योंकि लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो इतना प्रॉब्लम हो गई। प्लस जो पेड्रो कैस्टिलो थे, इनके कुछ करप्शन स्कैंडल सामने आ गए, कुछ क्रिमिनल सिंडिकेट्स के साथ इनके रिश्ते सामने आ गए, तो इस बात को लेके कांग्रेस पेड्रो कैस्टिलो की बनी नहीं। पेड्रो कैस्टिलो ने कांग्रेस को डिसॉल्व करने की कोशिश की, कांग्रेस ने इन्हीं को इंपीच कर दिया। तो एक सेकंड के लिए आपको लगेगा कि कांग्रेस जो थी वो जीत गई, लेकिन जीती नहीं है। आपने पेड्रो कैस्टिलो को जेल में तो डाल दिया, लेकिन आप इस बात को नहीं जज कर पाए कि कैसे पेरू के गरीब लोगों के बीच में पेड्रो कैस्टिलो इतने पॉपुलर थे। जैसे ही पेड्रो कैस्टिलो जेल में गए, ऐसे भयंकर प्रोटेस्ट हुए और कहीं ना कहीं बहुत ब्रूटैलिटी के साथ उन प्रोटेस्ट को पेरू की पुलिस ने दबाने की कोशिश की। 47 सिविलियंस की जान जा चुकी है अब तक, जब से पेड्रो कैस्टिलो इलेक्शंस से हटा के, मतलब प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा के जेल में बंद किए गए। तो अब देखिए, कैस्टिलो को रीस्टोर तो नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट की कुर्सी में, बट कम से कम आप उनको जेल से तो हटा सकते हो ना। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमने वोट डाल के पेड्रो कैस्टिलो को 2026 तक चुना था, तो उनको राज करने दो। अब 2026 तक तो वो राज कर नहीं पाएंगे। डीना बोलाटे ने जब इस लेवल के प्रोटेस्ट को देखा तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, मैं अप्रैल 2024 में दोबारा इलेक्शन करवा दूंगी। सपोर्टर्स बोल रहे हैं पेड्रो कैस्टिलो को कि तुरंत इलेक्शन कंडक्ट करो, अगर करवाने हैं तो 2024 तक हम इंतजार नहीं करेंगे। तो यहां पे भले ही पेड्रो कैस्टिलो जो कर रहे थे वो गलत था, लेकिन जो कांग्रेस है, जो अभी की प्रेसिडेंट है डीना बोलाटे, उनको ये सोचना चाहिए कि जब इस लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है पेरू के अंदर, तो उस प्रोटेस्ट को दबाने के बावजूद कम से कम आप पेड्रो कैस्टिलो को जेल से तो छोड़ दो, तो कम से कम पीस तो हो जाएगा। लेकिन जो इस समय पे कांग्रेस है वो सोच रही कि अगर इसको जेल से छोड़ दिया तो ये और ताकतवर हो जाएगा, कल की डेट में और बवाल मचाएगा, पीस तो आने वाला है नहीं। तो एक प्रकार का इम्पासे आ चुका है, अपोजिशन में आ गए, पेड्रो कैस्टिलो जेल में बंद है, रूलिंग में डीना बोलाटे और जो कांग्रेस है, और ओवरऑल लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कांग्रेस है, उसके अगेंस्ट खड़े हैं पेड्रो कैस्टिलो के फेवर में। पेड्रो कैस्टिलो भी पूरी तरीके से सही नहीं है, पूरी तरीके से पेरू में रहता फैला हुआ है। तो ये था एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर